आज के सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम सब यहाँ इसलिए जुड़े हैं कि सबके मन में कोई ना कोई प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि कल जो पहली बार अपने जीवन में भाव का सेशन किया है जिसने भी, क्या उसको कुछ भी डिफरेंस लगा अपने भाव के अंदर में? कुछ भी समझ में आया, कुछ भी क्लैरिटी आई कि कहाँ आपके भाव में कमी थी इसलिए आपके रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहे थे? किसी का भी कोई अनुभव है तो आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं और हैंड रेस भी कर सकते हैं। यस रिया जी, बताइए। थैंक यू। बताइए। धन्यवाद सरिका जी। यस, एकदम कल ब्रीफ में बताइए क्योंकि आज का सेशन अभी ड्यू है। किस जी तरह से आपको हेल्प किया? 24 घंटे कल आप अगर भाव में थे तो किस तरह से आपको हेल्प किया? पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। ये जब क्वेश्चन हुआ तो मैंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके क्योंकि वर्कआउट नहीं हो रहा था। कल शाम के बाद में 8 बजे के बाद में मैंने फिर से 10 o'clock मेडिटेशन किया और वो 7 o'clock से लेके 11 o'clock के बीच में जो मेरे क्वेश्चन थे कि वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है। मेरे भाव अ, वो रिलेशनशिप को लेके एकदम क्लियर थे, पर मुझे ये आंसर मिला कि मैं एक रिलेशनशिप को पकड़ के बैठी हूँ जो वर्कआउट नहीं हो रहा है। बाकी सारे जो रिलेशनशिप है उसके प्रति मेरा ग्रैटिट्यूड कहाँ है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। ये क्लैरिटी मुझे आई। तो मैंने कहा कि अगर मैं प्रकृति को ग्रैटिट्यूड देती हूँ, हर सारी चीज को ग्रैटिट्यूड देती हूँ, तो ये वाला रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कैसे आपके अंदर से ही आपका जवाब मिला आपको। बहुत सुंदर आपका रियलाइजेशन था और हर किसी को ये रियलाइजेशन आनी चाहिए कि हमारे जीवन में और भी रिश्ते हैं और भी दोस्त हैं। तो एक रिलेशनशिप को पकड़ के उस नेगेटिविटी को लेकर हम इतना उसको एनर्जी देते हैं कि उस नेगेटिविटी से हम अपने जो बाकी के रिश्ते होते हैं उसमें भी हम बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और उन रिश्तों को भी हम हाथ से खोने लगते हैं क्योंकि उन रिश्तों के साथ हमारा कोई अकाउंट नहीं होता। हमारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, लेकिन अपने इस चिड़चिड़ेपन से, अपने इस लो एनर्जी की वजह से, क्योंकि एक रिश्ता हमको पूरी तरह से हमको लग रहा है कि एक रिश्ते में हम पूरी तरह से असफल हैं, तो उस रिश्ते को पकड़ के हम अपनी लो एनर्जी हर रिश्ते में बांटते हैं और हर रिश्ते को हम दांव पे लगा देते हैं। ये रियलाइजेशन बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। थैंक एक और हम लेंगे। यस, थैंक यू। सुनीता पोद्दार जी, आप बताइए। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। पहले पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आप लोग से जुड़ के। और कल जब आपने कहा तो भाव वाला चीज मुझे भी समझ में आया कि मैं जिनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो मेरे अंदर में मैं उनको आदर का भाव नहीं दे पा रही हूँ। तो कल से मैंने उनके प्रति आदर का भाव रखा है, तो कल से मुझे बहुत खुद को बहुत सुकून है और वो भी बहुत मीठे से ही बात कर रहे हैं मेरे से। तो थैंक सुपर, यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं राज दीदी से भी जुड़ी हूँ तो वो भी यही बोलती है कि आप सबसे आदर का भाव रखेंगे तो वो आपको मिलेगा रिटर्न में। तो यस, कल उनका भी थैंक यू, सुना, थैंक आपसे यू। भी सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रीता जी को लेते हैं। यस मैम। यस, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आपका मेडिटेशन बहुत डीप जाता है। इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। एंड सेकेंडली, कल आपने जो भाव का बताया था, तो नॉर्मली मेडिटेशन में आने के बाद वैसे तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि अपने से छोटों को इतनी जल्दी सॉरी बोल देना और ये सब मतलब इजी नहीं लगता था। तो कल मेरे से छोटे किसी भी एनी मतलब फैमिली मेंबर में ही थोड़ी सी नाराजगी हो गई उसको कि मैंने उनका गलत सोचा है। तो विदाउट रियलाइजिंग एनीथिंग मैंने किसी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आई सिंपली सेड सॉरी, ओके, आई विल बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एंड मैम, उसका इफेक्ट ये हुआ कि एकदम से कोई स्ट्रेन नहीं आया रिलेशनशिप में, जबकि वो स्ट्रेच हो जाता था नॉर्मली। वो टेंशन्स बड़ी स्ट्रेच हो जाती थी। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे सॉरी कहने में क्या जाएगा, अगर मेरे भाव गलत नहीं हैं
तो लेट मी से सॉरी, और मैंने इमीडिएटली सॉरी फील किया एंड इट हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू Yes. सो मच। थैंक यू रीता जी, थैंक यू। बहुत सिंपल है जीवन, बहुत सरल है। जहां गलती है वहां माफी मांग लो, जहां Yes, गलत किया है किसी ने वहां माफ कर दो और खुशी खुशी आगे बढ़ो। you बहुत are सरल right. है। हम अपने ही भाव से इस जीवन को कॉम्प्लिकेट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें वो खुशियां नहीं मिली जिनकी हमें आशा थी। अब हम ये सेशन को लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग जब अपने भाव को बदल लेते हैं तो किस तरह से 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ही रिलेशनशिप को हम पूरी तरह से कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हमारे अंदर इतना अहंकार, इतना घमंड कि हम अपनी गलती को रियलाइज एक तो नहीं करते हैं और जब रियलाइज करते हैं तो हम माफी मांगने में संकोच करते हैं। किसी ने बुरा किया, अगर किसी ने कुछ कह दिया अपशब्द, तो उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। उन्हें माफ करने की क्षमता नहीं होती हमें। ये सब क्यों होता है? ये सब होता है ऊर्जा की कमी से। हम इतने वीक हो जाते हैं जब एक ही रिलेशनशिप को लेकर के हम उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं कि किस तरह से हमारे साथ अन्याय हुआ, किस तरह से हमारे साथ बुरा हुआ। जब हम उसी पे फोकस डालते हैं तो कहते हैं जहां हम फोकस डालते हैं वही वही सारे गुण हम अपने अंदर लेने रहते हैं, वही सारी वाइब्रेशन हम अपने अंदर लेते रहते हैं। तो जब उस रिलेशनशिप के ऊपर हम अपना फोकस डालते हैं जो वर्कआउट नहीं कर रही है, तो वो ही सारे वाइब्रेशंस हम अपने अंदर लेते रहते हैं और धीरे-धीरे ये वाइब्रेशंस हमारे सोल की शक्ति को बहुत ही कम कर देती है। जब हमारे सोल की शक्ति कम होती है, तो क्या होता है, जो हमारे आस-पास जो नॉर्मल रिलेशनशिप हैं, जो अच्छे हैं, जिनसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे-धीरे उन रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्यों एक माँ एक बच्चे को छोटी-सी बात पर हाथ उठा देती है या फिर ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है? क्या बच्चा इतना बड़ा अपराध किया था कि उसे इतनी ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत पड़ गई, कि इतनी ज़ोर से उसको मार खाने की? क्या वो डिज़र्व करता था? एक छोटा-सा 4 साल का, 5 साल का बच्चा, क्यों माँ उसको इतनी ज़ोर से मारती है? एक छोटी-सी भूल के लिए। क्या माँ सच में इतनी निर्दयी है? लेकिन नहीं, वो इसलिए करती है क्योंकि वो पूरी तरह से अपने एनर्जी को लूज़ कर चुकी है, वो पूरी तरह से अपने आत्मबल को लूज़ कर चुकी है, क्योंकि वो एक ही रिलेशनशिप के बारे में सोच रही है जो वर्कआउट नहीं कर रहा है उसकी लाइफ में, जिससे कि उसकी आत्मा की शक्ति कम हो चुकी है। जब आत्मा की शक्ति हमारी कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, छोटी-छोटी बात पर रिएक्ट करने लगते हैं। छोटा-सा भी हम बात को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और जब इस तरह की हमारी बाकी के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आने लगती है, तो हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं या फिर इमीडिएटली किसी ने कुछ कहा तो हर्ट हो जाते हैं। और ये जब हम इस तरह के टैंट्रम्स अपने नॉर्मल रिलेशनशिप में दिखाते हैं, तो जो हमारे आस-पास लोग हैं, वो ये नहीं जानते कि हम किस स्ट्रेस में हैं, हम किस रिलेशनशिप को लेकर बात को छुपा के हम किस लिए हमारी आत्मा की शक्ति वीक हुई है। वो ये सोचते हैं कि हमारी टॉलरेंस पावर कम है, हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, हम बहुत जल्दी हर्ट होते हैं और वो हमसे दूरी बनाने लगते हैं और हमारी ये जो नॉर्मल रिलेशनशिप है लाइफ में, वो भी हमारे हाथ से जाने लगती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है कि जो कि फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट ने उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रही थी कि जो बाकी रिलेशनशिप्स मेरे लाइफ में अच्छे हैं, मैं उसका ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं करती? तो दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, उसका रीज़न आपको आज पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप वहाँ से अपना फ़ोकस उठाइए और उन रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो आपके लाइफ में ठीक से काम कर रही है। क्योंकि वो एक के चक्कर में आप बाकी चीज़ों को भी अपने हाथ से गँवा देंगे। और ये अक्सर होता है, माएँ इसके साथ में बहुत ही रिलेट कर पा रही होंगी कि अपने बच्चों पर कभी भी वो इंटेंशनली वार नहीं करती, कि चिल्लाती नहीं है। अपने ही मेंटल स्ट्रेस के कारण, चाहे वो किसी भी कारण से हो, अपना स्ट्रेस वो बच्चे के ऊपर निकालती है, जो कि वो बच्चा डिज़र्व नहीं करता है। बॉस जो है, अपना स्ट्रेस वो अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर निकालता है, जो कि वो कभी भी डिज़र्व नहीं करते हैं। तो यही हम कहते हैं, अगर हमारे भाव शुद्ध हैं, हमको पता है कि हमारे भाव पूरी तरह से शुद्ध हैं, हमने
कभी भी अपने अंदर में किसी के लिए बुरा व्यवहार जानबूझ के नहीं किया, ना ही अपने भाव से कभी उनको डिसरिस्पेक्ट किया। फिर भी क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि हमें नहीं समझा गया, हमें वो प्यार नहीं मिला, हमें वो मान-सम्मान नहीं मिला कि हमारे साथ कोई बुरा हुआ, कुछ कुछ बुरी सिचुएशन आई लाइफ में। क्यों ऐसा हुआ कि हमारे शरीर में इतने सारे रोग हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? जैसे कि कल हमारे एक पार्टिसिपेंट्स ने कहा था कि क्या इसका कोई अंत नहीं है? क्या जीवन भर इस रोग के साथ में रहूँ? एक पार्टिसिपेंट का मेरे पास आज मैसेज आया था कि मेरी जवान मतलब यंग लड़की वो चली गई। क्या मैंने बिगाड़ा था किसी का? क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ में? तो दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही अपनी फ़ेवरेट स्टोरी बताऊँगी बहुत ब्रीफ में, और आज बहुत सारी स्टोरीज़ आपको बताऊँगी जिससे आपको पता चले कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको बताऊँगी जिससे आपको पता चले कि ऐसा क्यों होता है। तो ये एक एक लेडी थी, एक एक कपल था, एक नॉर्मल कपल जिनके औलाद नहीं थी। बहुत वर्षों तक वो दर-बदर घूमते हुए, जब बहुत डॉक्टरों को दिखा दिए, बहुत मंदिरों में जाकर उन्होंने मिन्नतें की, उसके बाद कहीं जाकर उनको एक औलाद की, एक संतान की प्राप्ति हुई। जब ये संतान उनके जीवन में आई, तो उनकी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, उनको पैसों की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छे थे वो, धन-धान्य से भरपूर थे, हर किसी का भला करते थे, जिसको हम कहते हैं आज के जीवन में सज्जन व्यक्ति, ऐसे थे वो, ऐसे धर्मात्मा। तो जब उनको औलाद की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लोग ये कहते थे कि इतने सज्जन व्यक्ति, और देखो इनको एक वारिस नहीं मिला, इतने इनके पास धन-धान्य है, लेकिन इनको एक वारिस नहीं मिला। जब औलाद हुई तो बीमार पैदा हुई, और जैसे-जैसे औलाद बड़ी हुई, वो बीमारी बढ़ती रही। उन्होंने हर तरीके से उसको बचाने की कोशिश की, उसको ठीक करने की कोशिश की, अपना सारा कुछ लगा दिया उसके पीछे। लेकिन जब वो औलाद 20 साल की हुई, तो इतना गहरा उसको रोग बढ़ गया, इतनी इतनी गहरी उसकी बीमारी हो गई कि वो पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया, और आखिरकार एक ही डॉक्टर था जिसने ये वादा किया कि एक ऑपरेशन हम करके इसको बचा सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं, और ये बहुत ही महँगा ऑपरेशन है। तो हस्बैंड वाइफ ने दोबारा सोचा भी नहीं, अपना सारा प्रॉपर्टी बेच करके उन्होंने इसके इलाज में लगा दिया, ऑपरेशन करवाया उसका, और ऑपरेशन करने के बाद वो इकलौती औलाद 20 साल की, जो बचपन से बीमार चल रही थी, उस औलाद ने दूसरे दिन अपना दम तोड़ दिया। अब ये जो हस्बैंड वाइफ है, ये पूरी तरह से बौखला चुके थे, पूरी तरह से ये टूट चुके थे, और रोते हुए इन्होंने एक मंदिर में इन्होंने जाकर इन्होंने पूछा कि क्या गलती थी? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो भी दर पे आया, हमने उसका भला ही किया, कभी किसी को दर से खाली हाथ नहीं लौटाया। औलाद भी आपने नहीं देनी थी, तो नहीं देते, दिया भी तो 10 साल के बाद, और वो भी बीमार औलाद, और फिर जब वो गया हमको छोड़कर, तो हमारा सब कुछ, हम पूरे रास्ते पे आ गए, हमारा सारा सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा क्या हमने बुरा किया? तब जाके उनको कहीं पता चलता है, वो अपने पास्ट लाइफ में जाते हैं। पास्ट लाइफ में वो देखते हैं कि 2 दोस्त थे, 2 फ्रेंड्स थे, जिन्होंने आपस में इतनी ज़्यादा लंगोटिया यारी थी जिनकी, कि दोनों ने स्कूल के बाद में, कॉलेज के बाद में सोचा कि हम साथ में बिज़नेस करें। उसमें से जो एक था वो थोड़ा लालची किस्म का था, और एक जो था वो बहुत ही दानवीर था। किंतु दोनों में बहुत प्रेम था। होता है ना कि लालची लोग भी कुछ लोगों से तो सचमुच का प्यार करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए खराब होते हैं। दोनों में बहुत प्यार था, दोनों ने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस बहुत चली, लाखों करोड़ों में उनकी इनकम हुई। परंतु एक बार इस लालची इंसान के मन में ऐसा आया, इसको ये खटकने लगा कि सारी मेहनत मैंने की है, सारा बिज़नेस मैंने खड़ा किया है, पूरा दिमाग मैंने लगाया है, और मैं अपने इस बिज़नेस का 50% हिस्सा अपने दोस्त को क्यों दूँ? अगर ये दोस्त मेरे जीवन से हट जाता है, अगर इसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो ये पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा। और एक दिन शराब के नशे में उसने इस दोस्त को
रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर ली और इस दोस्त को रास्ते से हटा दिया। जब ये दोस्त मरा तो इसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर उसने अपना जीवन यापन किया। ये जब सेठ सेठानी अपने पास्ट लाइफ में जाते हैं तो देखते हैं कि ये जो सेठ था वो वही लालची दोस्त था जिसने अपने दोस्त को मरवा दिया था, जिसने अपने दोस्त को अपने रास्ते से हटा दिया था। और वही दोस्त इस जन्म में उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुआ और इंटरेस्ट के रूप में जितना भी पैसा उसने अपने दोस्त का मारा था उससे उसका जब हिसाब किताब पूरा हुआ, अपने इलाज में उसने लगवाया, जब लास्ट के एक एक पेनी, एक एक रुपया जब पूरा हिसाब किताब बराबर हो गया तो उसने दम तोड़ दिया। तो ये तो रहा कि हिसाब किताब उसका पूरा हुआ और दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट के तौर पर उनको जीवन भर का दुख। और जब ये दोनों मंदिर में सर पटक के रो रहे थे कि हमारी क्या गलती थी, तो उसी के औलाद की सोल सामने आई और उसने कहा, कौन सी औलाद, कौन सा बेटा? मैं कोई तुम्हारा बेटा नहीं हूं। जो लास्ट लाइफ में तुमने मेरे साथ बुरा किया था उसी का हिसाब किताब चुकता करने में इस लाइफ में तुम्हारे जीवन में आया और सारा हिसाब किताब चुकता हो गया, तो मैं जा रहा हूं। लेकिन दुनिया में लोग क्या बोल रहे हैं? दुनिया में लोग ये बोल रहे हैं कि इतने अच्छे ये लोग, इतने ये दान धर्म करने वाले, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, एक औलाद, एक संतान प्राप्त हुई और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कितना अन्याय है इस यूनिवर्स में। कहाँ है ईश्वर का न्याय? क्या ईश्वर होता है? क्या ये प्रकृति में कोई न्याय का कोई तरीका होता है? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और क्यों बुरे लोग इतने आराम से, इतने खुशी से अपने जीवन को यापन करते हैं? तो इस तरह के प्रश्न जो दुनिया वाले बता रहे थे, मैं जानती हूँ यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड किया होगा, उन सब के मन में यही सवाल चल रहे होंगे। तो उसी सवाल का जवाब ये है दोस्तों कि इस दुनिया में पूरी तरह से न्याय है, कहीं पे भी अन्याय नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा रिश्ता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा रोग है जो आपको विचलित कर रहा है, जिसके कारण आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत ही दुखी हो गया है, बहुत ही कठिन हो गया है, तो 100% ये जान लीजिए कि वो इस जन्म का रिश्ता है ही नहीं, वो किसी ना किसी पास्ट लाइफ से आपके अंदर आया है। अब कुछ दोस्तों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि वो पास्ट लाइफ पे विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते। तो दोस्तों, अगर इस तरह के प्रश्न आपके अंदर आ रहा है, तो आप मान लीजिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप छोटे से कुएं के उस मेंढक की तरह हैं, जिसने सिर्फ कुएं वाली दुनिया को देखा है, उसके बाहर की दुनिया को जाना ही नहीं है। जी हाँ, आप या फिर हम, मैं भी क्योंकि नहीं जानती थी ये सब, मेरे जीवन में भी जब आया, मैंने भी बहुत प्रश्न उठाए कि क्या ऐसा होता है? क्योंकि मैं कभी पूजा पाठ पे भी इतना यकीन नहीं करती थी। बहुत ही चंचल और मस्त रहती थी और जानती भी नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। तो कोई आकर मुझे पास्ट लाइफ के बारे में अगर पहली बार बताता या बताया, तो मैंने हँसकर उड़ा दिया। किन चक्करों में पड़े हो, बाहर निकलो, ऐसा कहा था मैंने। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं कुएं की उस छोटे से मेंढक की तरह हूँ जो सिर्फ कुएं की दुनिया को देख रहा है, बाहर की दुनिया को भी जानता नहीं है। मेरे जीवन में सिर्फ मेरा परिवार, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा लाइफ, मेरे फ्रेंड्स, पर जो बाहर की दुनिया थी, जो एस्ट्रल वर्ल्ड थी, जो इस यूनिवर्स की दुनिया है, जो जिससे आज हम जुड़े हुए हैं, जो फिजिकल रेल्म्स में नहीं है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। इतनी सारी रिसर्च हो रही है, ये मुझे पहली बार पता चला जब मैंने अनीता मूरजानी की किताब पढ़ी, डाइंग टू बी मी। वो जब कोमा में गई थी तो वो पूरी तरह से उस दुनिया में जाकर आई हैं वापस, और उन्होंने जो आफ्टर आफ्टर डेथ की जो वो लाइफ होती है, वो जी करके, वो आ करके उन्होंने किताब लिखी थी। किसी को भी अगर ये शंका आ रही है कि पास्ट लाइफ नहीं होता है, तो प्लीज आप
देखिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, ये किताब भी पढ़िए अनीता मूरजानी की, डाइंग टू बी मी, और कितने सारे रिसर्चेज़ हो रहे हैं, कितने सारे साइंटिस्ट इस पे रिसर्च हो रहे हैं, कितने सारे पीएलआर थेरेपीज़ हो रहे हैं, कितने सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। इसमें अब कोई भी शंका नहीं रही कि पास्ट लाइफ होती है, और ये पूरी तरह से प्रूवन है और साइंटिफिक है। हम ये भी नहीं कह सकते कि अंधविश्वास है। ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, जिसमें कितने सारे साइंटिस्ट लोग इस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई पेशेंट्स अगर कोमा में जा रहे हैं, तो वो उन पे बरसों तक रिसर्च करते हैं कि कोमा में किस तरह की उनकी वाइब्रेशन रहती है, कहाँ जाते हैं वो, इस दुनिया में भी नहीं रहते कि उस दुनिया के भी नहीं रहते, वो बीच में रहते हैं, तो उनकी सोल कहाँ जा रही है, उसको ट्रैक करने की मशीन्स आ गई हैं। और अब की बात नहीं है, कई वर्षों से ये रिसर्चेस चल रहे हैं। डॉक्टर ब्रेन वाइज की किताब आप पढ़िए, ओनली लव इज रियल, आपको पता चलेगा पास्ट लाइफ्स के बारे में। डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी की आप अगर सेशंस अटेंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कितने सक्सेसफुल पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं वो। हमारे पीएसएसएम की ही एक विंग है ये। डॉक्टर अनीता मूरजानी की अगर आप किताब पढ़ेंगे, डाइंग टू बी मी, तो आपको धीरे-धीरे ऐसे पन्ने खुलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, कभी जानते भी नहीं थे। साइंस ने इतनी तरक्की की है, इतना रिसर्च हो रही है दुनिया में, लेकिन हमको फुर्सत नहीं है हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से, और हमारे ही इस छोटे से जीवन से। तो हम उस कुएँ के मेंढक की तरह ही हैं, जो सिर्फ इस दुःख में बैठे हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों किया, ये रोग मुझे क्यों है? बस इतनी छोटी-सी ही हमारी दुनिया सीमित होकर रह गई है। तो अब आप ध्यान में आ चुके हैं, अब ये समय आ चुका है कि आप जानिए इन सब चीज़ों के बारे में, किताबें पढ़िए, अपने ऊपर आप काम करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जितनी किताबें आप पढ़ेंगे, जितने आप इस तरह के सेशंस अटेंड करेंगे, उतना ही आप इस कुएँ के बाहर की दुनिया को जानेंगे, कि कितना कुछ चल रहा है दुनिया में, कितना कुछ है जानने को, और हम सारा दिन इसी चिंता में बिता देते हैं कि खाना क्या बनेगा, सब्ज़ी कौन-सी बनेगी, सफाई हुई कि नहीं, ऑफ़िस का वक़्त हो गया है, बच्चे की पढ़ाई हुई कि नहीं, और इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्या कह दिया, मैं उसका जवाब कैसे दूँ, इससे शांति कैसे पाऊँ? बस इतनी सी ही दुनिया अगर रह जाएगी, तो इसी तरह से वो एक दिन समाप्त हो जाएगी। हम कभी नहीं जान पाएँगे कि कितना कुछ है इस दुनिया में जानने को, जीने को, कितना एडवेंचर है यहाँ पर, और हम कुछ भी नहीं जानते। एक कुएँ के मेंढक की तरह अपना ये जीवन बस ये छोटी-छोटी टेंशन में, ये छोटी-छोटी बातों में हम व्यतीत कर देते हैं। तो दोस्तों, आप किताबें पढ़ने के बाद ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आपको क्या पता चला? क्या आपके मन के अंदर अभी विश्वास नहीं आ रहा है, तो क्या वो जो बंद दरवाज़ा है, क्या वो खुला? क्या आपको पता चला कि क्या सब चल रहा है इस दुनिया में? ये सब आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। इसके अलावा एक आध और मैं एग्ज़ाम्पल्स बताना चाहूँगी। ये पीएलआर का ही एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ। बहुत सारे पीएलआर थेरेपिस्ट हैं। पीएलआर मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये एक साइंस है, ये एक थेरेपी है, जहाँ आपको अपने आज के सिचुएशन के प्रॉब्लम्स का मूल कारण जानने के लिए, जैसे कि उस सेठ की कहानी थी कि हमारी नज़रों में वो इतना अच्छा इंसान, इतना दानवी, परंतु अपने जवान पुत्र को उसने खोया, अपना सारा व्यापार खोया और पूरी तरह से सड़क पे आ गया। परंतु पिछले जन्म में उसने क्या किया था ये हमको नहीं पता। ठीक उसी तरह से आज हमारे जीवन में अगर कोई भी ऐसा इश्यू है, तो सबसे पहले अगर आप उस इश्यू को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस इंसान से या उस सिचुएशन से माफ़ी माँगनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं करेगा, तब तक आपकी ये सिचुएशन बनी रहेगी। जब तक वो आपको इंसान अंदर से माफ़ नहीं करेगा, उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी जो अवचेतन मन में आपका हिसाब-किताब बराबर करने की जो आग लगी हुई है, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो सबसे पहले उस इंसान के प्रति अपने भाव को आपको शुद्ध करना है कि
सामने से आप मुझे जो भी दो, मान दो, अपमान दो, नाराजगी दो, क्रोध दो, जो भी दो, मैं आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस पे मेरा जोर है। ये मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ ये नहीं है कि सामने से मुझे क्या मिल रहा है। मेरी लाइफ ये है कि मैं उस चीज को जो मुझे मिल रही है, मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। क्या मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ या मैं रिएक्ट कर रही हूँ। जो हमारा रिस्पॉन्स है, उसी में हमारी पावर है। क्योंकि आज हम ये जान गए हैं कि जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका कारण मैं हूँ। तो अब हम इसकी सॉल्यूशन पे काम करेंगे कि प्रॉब्लम तो हो गई, गलती तो हो गई, हमें नहीं पता कि क्या गलती हुई है आपसे, पर 100% यूनिवर्स में न्याय है। गलती कहीं ना कहीं हुई है, इसलिए लाइफ की ये सिचुएशन आई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं उसको रिवर्स करने के लिए? अब हम क्या कर सकते हैं खुशी से फिर से जीने के लिए? सबसे पहले अपना भाव उस इंसान के प्रति या फिर उस सिचुएशन के प्रति हम शुद्ध करेंगे। उसको हम लव, रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस, ये चारों चीज हम देंगे। लव मतलब कि प्यार, एक्सेप्टेंस मतलब कि हम उस सिचुएशन को, उसके इस बिहेवियर को हम एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड इज रेस्पेक्ट, हम उसका मान सम्मान करेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही आसमान से टपक कर हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारी गलती रही है, कहीं ना कहीं हमने कुछ किया है उसके साथ, उसी का हिसाब किताब बराबर कर रहा है। तो उसको हम मान सम्मान देंगे और उसको हम फॉरगिवनेस देंगे। फॉरगिवनेस किस लिए? फॉरगिवनेस इसलिए कि वो जो भी व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, अपना हिसाब किताब करने के लिए कर रहा है, जो कि आज तक हमें नहीं पता था। हमें आज पता चला है कि हमने कुछ गलत किया है, इसलिए हम उसको माफी देंगे उस व्यवहार के लिए। और पांचवा और आखिरी, जो सबसे जरूरी है, जिसके बिना हमारा कोई भी रिलेशनशिप इस दुनिया का नहीं सुधरने वाला है, वो है कि हम उस पर्सन से या उस सोल से हम माफी मांगेंगे अपने पुराने उस व्यवहार के लिए जो हमको याद भी नहीं है इस जन्म में। तो ये फॉरगिवनेस का सेशन हम करेंगे। ये फॉरगिवनेस की हम किस तरह से हम ये फॉरगिवनेस को करेंगे, किस तरह से इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हम कल का सेशन हम रखेंगे। और उसके पहले मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि ये तो रहा हमारा कारण नंबर 2। लाइफ की कोई भी सिचुएशन है, कोई भी रोग है हमारे अंदर, तो ये है हमारा कारण नंबर 2। कारण नंबर 1 कल हमने डिस्कस किया था भाव। कारण नंबर 2 है हमारे कर्म, हमारे कार्मिक अकाउंट, कि पिछले जन्मों में हमने क्या क्या कर्म किए हैं जिसके कारण कि ये सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है। और थर्ड थर्ड एक और हमारा एक सिचुएशन है, एक और हमारा ये है कि क्यों हमारे लाइफ में सिचुएशन आई है। कल हम फॉरगिवनेस वाला सेशन करेंगे कि किस तरह से हम माफी मांगते हैं, और परसों हम वो थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वो थर्ड रीजन को डिस्कस करेंगे जिसके कारण कि हमारे लाइफ में ये कोई भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंजेस सिचुएशन आई है। लेकिन माफी मांगने का हमको सही तरीका आना चाहिए, क्योंकि आज आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में या फिर आपके लाइफ में अनबन बनी हुई है, बातें बंद है वर्षों से, मन में कड़वाहट है, मन में बैर है, मन में दुख है, मन में एक विक्टिम मेंटालिटी है। और आज मैंने ये सेशन में कह दिया कि आप माफी मांग लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कल आप सामने वाले के पास जाकर बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, तो उसको हजम नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि अचानक से ये चेंज कैसे हुआ। तो माफी हमको इस तरह से फिजिकली नहीं मांगनी है फ्रेंड्स। माफी मांगने का सही तरीका है, अगर हम उसके हायर सेल्फ को इनवाइट करके, उसकी उस सोल को इनवाइट करके, जो कि ये सारे कर्म का साक्षी है, जो भी उसके साथ हुआ उसके लाइफ टाइम्स में, और जो भी हमारे साथ हुआ हमारे लाइफ टाइम्स में, इन दोनों के साक्षी हैं हमारी ये सोल, हमारी ये आत्मा। अगर हम उनको
इनवाइट करके, उनका आह्वान करके, उसके बाद हम अपने सोल से उनकी सोल को माफी मांगे, तब जाके ये वाइब्रेशन, जैसे हमारे भाव की वाइब्रेशन सामने वाले को जाके हिट करती है, उसी तरह से हमारी ये जो माफीनामे की वाइब्रेशन है, ये भी जाकर उनके सोल को हिट करेगी। और जैसे ही हम जितने मन से हम उनसे माफी मांगेंगे, जितने ही मन से हम उनसे फॉरगिवनेस मांगेंगे, उतना ही जैसे-जैसे वो पिघलते रहेंगे, जैसे-जैसे उनका बर्ताव बदलता रहेगा, और जिस तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके अंदर में चेंजेस आने लगेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से हमको माफ कर देंगे। उसके बाद ही कहीं जाकर हमारे जीवन में चेंजेस आना प्रारंभ होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एक एक ही स्विच है कि आज आपने माफ़ी माँग लिया और स्विच ऑन हो गई और आप कल वो रिलेशनशिप बदल जाए। इसमें वक़्त लगता है, ये वक़्त हम अपने आप को देंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यही ट्रुथ है यूनिवर्स के न्याय का, यूनिवर्स में अन्याय बोल के कुछ भी नहीं है। इसलिए जिनके भी मन में ये प्रश्न है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं विक्टिम हूँ। आज वो पूरी तरह से ये जान लें कि आप ही इसका कारण हैं। आपने कुछ ऐसा किया है, जिसके कारण आप ये बर्ताव या फिर ये सिचुएशन को डिज़र्व करते हैं। रोग का मैं एक बताती हूँ आपको एक और एग्ज़ाम्पल। एक लड़का था 18 से 20 साल का कॉलेज का लड़का। वो जब पीएलआर करवाने के लिए आया, तो उसने कहा कि बचपन से ही पता नहीं, जैसे ही उसने होश सँभाला, पता नहीं उसके सर में एक भयानक-सा दर्द हमेशा रहता है। दर्द का कारण किसी को भी नहीं पता। डॉक्टरों से उन्होंने बहुत सारे इलाज करवाए, हर तरह से उन्होंने हर तरीके का इलाज करा, लेकिन सर में जो ये दर्द है, इसका रीज़न कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाया। उसने ये भी बताया कि कॉलेज की लड़कियों से बात करने में उसको डर लगता है, पता नहीं क्यों? वो कभी भी नॉर्मल होके लड़कियों से बात नहीं कर पाता है। और उसने ये भी बताया कि अब नॉर्मली उसको ऊँचाई से डर लगता है। कभी भी वो कहीं पे भी ऊँचाई से अगर नीचे झाँकता है छत के ऊपर से या कहीं से, उसको बहुत डर लगता है। उसको समझ में नहीं आया कि ये सर का दर्द लेकर वो कैसे अपना जीवन चलाए, तो उसके माँ-बाप ने उसको पीएलआर के पास लाया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में लाया। तो पीएलआर में मास्टर्स ने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा अपने पास्ट लाइफ में, उन्होंने देखा कि 2 लाइफ पूर्व वो गोवा में एक वेश्यालय चलाते थे, जहाँ की उनका काम था लड़कियों को अ, लड़कियों को इस प्रोस्टिट्यूशन के इस धंधे में ढकेलना, उनके लिए ग्राहक पैदा करना, और वो इस काम में पूरी तरह से वो मग्न थे। और उस लाइफ टाइम में वो एक लेडी थी। वो इस लाइफ टाइम में मेल है, लेकिन उस लाइफ टाइम में वो एक लेडी थी। और जब लड़कियाँ उनको अ, उनका उनका कहना नहीं मानती थी, तो वो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उनको बहुत मारा करते थे और उनको बहुत दिनों तक भूखा रखते थे। उनको मजबूर कर देते थे इस प्रोस्टिट्यूशन में अपने आप को ढकेलने के लिए, वो बहुत मजबूर कर देते थे उनको। तो उन्होंने देखा कि उस लाइफ टाइम में जब उनके पास ये करीब-करीब 18-20 इस तरह के क्लाइंट्स बन गए, जब उनका ये काम चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक दिन इन लड़कियों ने बहुत ही आक्रोश में आकर के एक प्लान बनाकर उनको तीसरी मंजिल से आँखों में पट्टी बाँधकर ऊपर से सर के बल ढकेल दिया। वो सीधे सिर के बल आकर पत्थर से टकराए और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। तो जब उन्होंने पास्ट लाइफ में ये अनुभव किया, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रहा था उनको, तब उस वक़्त हम आँखें बंद करके अपनी पास्ट लाइफ देखते हैं, तो उन्होंने जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रहा था, जब उन्होंने देखा कि उनका सर किस तरह से पत्थर से टकराया है, इतना ज़्यादा उनको वो दर्द हुआ था कि रिग्रेशन करते वक़्त भी उनके उनके मुँह से आह निकली। और फिर जब थेरेपिस्ट ने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने सारा कहानी उनको सुनाया, तो उनके सारे सवालों का जवाब मिल गया कि क्यों उनको ऊँचाई से डर लगता है, क्यों उनको लड़कियों से डर लगता है, क्योंकि जब वो लड़कियों से बुरा व्यवहार करते थे, तो उनकी फीलिंग्स, उनकी वाइब्रेशंस उनके प्रति बहुत नेगेटिव होती थी, और वो वाइब्रेशन की जो मेमोरी है, वो इस लाइफ टाइम में भी कैरी करके लाए थे।
और क्यों उनके सर पे दर्द होता है? क्योंकि वो जो सर पे उनके मार लगी थी, जो चोट लगी थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी, वो इतना गहरा दर्द था कि इस लाइफ टाइम में भी उनके शरीर ने उस अवचेतन ने उस मेमोरी को रखा था जो कि उनके फिजिकल बॉडी में दिख रहा था। जब उनकी पास्ट लाइफ खत्म हुई तो इनको तीनों प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल गई, तीनों प्रॉब्लम से मुक्ति मिल गई। उन्होंने फिर कहा कि मेरा डर भी लड़कियों के प्रति पूरी तरह से चला गया और ऊंचाई से जो डर था वो भी चला गया और सर का दर्द भी पूरी तरह से चला गया। उनसे बहुत सारा फॉरगिवनेस करवाया गया। उन्होंने उन सोल्स को बुलाकर उनके साथ बहुत दिनों तक फॉरगिवनेस का सेशन किया, तब कहीं जाकर उनको इन सारी चीजों से मुक्ति मिली। तो दोस्तों देखो, कर्मा से कोई नहीं बच सकता। और कितने एग्जाम्पल्स बताऊं मैं आपको? एक और एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। ये भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ही एग्जाम्पल है। एक बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अचानक से उसके बिजनेस में 50 लाख का घाटा हो गया। वो इतना शातिर बिजनेसमैन, लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उसके पास आते थे, लोग अपनी दुविधाएं लेकर उसके पास आते थे, बिजनेस का कोई भी सोल्यूशन उसके मुंह जुबानी था। लेकिन उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने कैसे ऐसे अंधाधुंध अपने पैसे और अपने सारे रिलेटिव्स के पैसे एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हमारे इंडिया में होता है ना कि बहुत सारे आते हैं, इजी मनी बनाना है और हम फटाफट से एकदम लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही इजी मनी है, और हम अपना सारा पैसा लेकर वहां इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर पता चलता है वो कंपनी भाग गई। कुछ ऐसा ही इन महाशय के साथ में हुआ। उन्होंने 50 लाख रुपए अपने और अपने रिलेटिव्स के इकट्ठा करके उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और साल भर के अंदर ही अंदर वो कंपनी भी भाग गई और उनका पैसा भी डूब गया। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी इतनी विजडम होने के बावजूद उन्होंने एक जगह पर इतना इन्वेस्टमेंट किया कैसे? तो हमारे जो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर, उनका नाम मैं नहीं कहूंगी, उनकी उनकी ही ये केस है, उनकी ये सचमुच की केस है जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। जब ये पास्ट लाइफ इसके लिए आए तो इन्होंने क्या देखा कि 16वीं मतलब 16 सेंचुरी में एक बार उन्होंने किसी का एक आना चुराया था। एक आना मतलब, जो लोग नहीं जानते हैं, आ, उस वक्त आना ही चलता था। 1 रुपए में 16 आने होते थे, लेकिन उस वक्त के जमाने में, मतलब 16 सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त के जमाने में एक आना भी बहुत बड़ा होता था। मान लो, समझ लो, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, पर आज के जमाने में 10-15 हजार रुपए तो आप समझ ही लो। सिर्फ उतना सा। यस, वेरी गुड, किसी ने कहा है 6 पैसे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो सिर्फ उतना सा उन्होंने चुराया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए, लेकिन इस चीज का हिसाब किताब उनका बाकी रह गया। वो कहीं ना कहीं से स्किप हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, यूनिवर्स में न्याय होता है। आपको आने आने की, दाने दाने की, हर चीज का हिसाब देना पड़ता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो उस जमाने के एक आने में इंटरेस्ट, ब्याज मिल मिलकर जब वो 19 मतलब 2019 में जब उनका पास्ट लाइफ हुआ, तो उस वक्त वो बढ़ बढ़कर 50 लाख हो गया था। और कहते हैं ना कि विजडम भी काम नहीं करती, दिमाग भी काम नहीं करता, और पता नहीं कैसे दिमाग में क्या हो जाता है कि हम एक डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया और वो 50 लाख ऐसे का ऐसे उन्होंने यूनिवर्स को वापस कर दिया। तो जब हम अपने आप को पूछते हैं ना कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने कैसे कर दिया, मैंने सोचा क्यों नहीं, जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो यकीन मानिए उसमें आपका कसूर तो होगा ही कुछ परसेंट तक, लेकिन 80% कसूर आपके कर्मों का है। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स को लौटाना है। अगर घर में चोरी हुई है तो जान लीजिए कि वो पैसा आप डिजर्व करते ही नहीं थे। आपने कहीं ना कहीं से वो पैसा ले लिया है अपने पास, गलत तरीके से। वो पैसा आप क्योंकि डिजर्व नहीं करते थे, तो वो किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स को लेना था, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपसे लेगा। चाहे वो बीमारी में इलाज का रूप हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो बिजनेस में लॉस हो। ठीक है? तो
और कितने एग्जाम्पल्स मैं बताऊं आपको। आशा करती हूँ ये सब एग्जाम्पल्स से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। यहाँ तक कि हमारे घर में जो हमारे मेड्स होते हैं, हमारे सर्वेंट्स होते हैं, हमारे आसपास जो काम करते हैं, हमारी सोसाइटी होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, उन सब के साथ में हमारे कार्मिक अकाउंट्स